हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की हम लोगों की क्लास है वो मनी एंड बैंकिंग की रहेगी और जो क्लास नंबर है वो आज हम लोगों की क्लास नंबर 3 रहेगी। आज की क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया है, पहली क्लास में बता दिया है कि मुद्रा के प्रकार को हम लोगों ने समझा था कि मुद्रा के प्रकार जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। मुद्रा के प्रकार, मुद्रा के विकास के विभिन्न चरण और चरण में हम लोगों ने कर लिया है। एक पहला चरण होता है हम लोगों को वस्तु मुद्रा योग। दूसरे नंबर का होता है हम लोगों का धातु मुद्रा योग। तीसरे नंबर का होता है हम लोगों का पत्र मुद्रा योग, ठीक है। और चौथे नंबर का होता है, उसे बोलते हैं शाख मुद्रा योग। अब होता क्या है कि इस वस्तु मुद्रा में हम लोगों ने क्लियर बात, मतलब कि वस्तु मुद्रा की क्लास ली हुई है। धातु मुद्रा को भी मैंने समझाया हुआ है पहली क्लास में। आज की क्लास में जैसे पत्र मुद्रा होती है, पत्र मुद्रा में इसके प्रकार में पूछे जाते हैं कि पत्र मुद्रा कितने प्रकार की होती है। तो एक नंबर होता है हम लोगों का प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे होता है, इसे दूसरे नंबर पे बोलते हैं परिवर्तनशील पत्र मुद्रा। नंबर 3 होता है अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा। और नंबर 4 में होता है प्रदिष्ट पत्र मुद्रा। तो प्रतिनिधि पत्र मुद्रा, परिवर्तनशील पत्र मुद्रा, तो इसके बारे में मैंने पिछली एक क्लास में भी, पहली क्लास में बताया हुआ है कि इसकी हम लोग अलग से क्लास करेंगे। तो आज हम लोग इन्हीं की क्लास करने वाले हैं कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा क्या होती है, विधिग्रह मुद्रा क्या होती है। तो इनके बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं, आज की हेडिंग डाल देते हैं। आज की हम लोगों की क्लास रहने वाली है, इस क्लास को हम लोग डाल दे रहे हैं मुद्रा का वर्गीकरण। अब मुद्रा का वर्गीकरण क्या होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ मनी। तो हम लोग आज इसके करेंगे, समझेंगे पहले और उसके बाद इसके MCQ करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि वर्गीकरण इसका किया कितने भागों में गया है। तो इसका वर्गीकरण जो किया गया है, सबसे पहले किया गया है स्वभाव के आधार पर, मतलब कि नेचर के आधार पर, हैबिट के आधार पर। तो पहले नंबर का मतलब कि जो भाग बोला गया है उसे बोला गया है, फर्स्ट नंबर पे हम लोग लिख लेते हैं स्वभाव के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। अब इसमें क्या होता है कि स्वभाव के आधार पर इसमें जो होता है, इसमें जो बताया गया है, इसका जो प्रतिपादन है स्वभाव के आधार पर, अगर पूछा जाता है कि स्वभाव के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण किसने किया है, तो आप लोग उसमें याद रखिएगा कि ये बात जो कही थी वो किसने कही थी, कीन्स ने, प्रोफेसर कीन्स ने, ठीक है। अब उन्होंने कितने भागों में स्वभाव के आधार पर बांटा है, तो उन्होंने बांटा है 2 आधार पर, 1 नंबर और उसके बाद 2 नंबर करेंगे। तो उन्होंने बताया है कि स्वभाव के आधार पर मुद्रा जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन सी होती है? एक होती है, इन्होंने कहा था वास्तविक मुद्रा, इसे बोलते हैं एक्चुअल मनी। क्या बोलते हैं? एक्चुअल मनी। और दूसरे नंबर पर बताया था इन्होंने कि वास्तविक मुद्रा, और 1 नंबर और बताया था, तो दूसरे नंबर में बताया था इन्होंने विधिग्रह मुद्रा। बस वास्तविक मुद्रा 1 में बताया था और दूसरे नंबर पर बताया था हिसाबी या लेखे मुद्रा। क्या बताया था? हिसाबी या लेखे की मुद्रा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं, इन्होंने इंग्लिश में इसे बोला है मनी ऑफ अकाउंट। क्या बोला है?
मनी ऑफ अकाउंट। अब होता क्या है कि वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा होती है जो हम लोगों को दिखती है। एक्चुअल मनी तो वही होगी जो हम लोगों को दिखेगी। अब जैसे मान लो कि वास्तविक मुद्रा, जैसे भारत में क्या चलता है, भारत में रुपये चलता है, अमेरिका में डॉलर चलता है, पाकिस्तान में रुपया चलता है। तो इसी प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग जो मुद्रा चलती है उसे बोलते हैं वास्तविक मुद्रा। तो अगर हम लोग इसको थोड़ा सा, इसको हम लोग बाद में करेंगे, सेकंड नंबर जो है उसको हम लोग थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले हम लोग वास्तविक मुद्रा को ही समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से, और इसके प्रकारों के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने वह कहा था कि वास्तविक मुद्रा से हमारा अभिप्राय ऐसी मुद्रा से है, वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय ऐसी मुद्रा से है, ऐसी मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय के माध्यम अथवा भुगतान के आधार के रूप में मान्य होती है, के रूप में मान्य होती है। अब जैसे कि मान लो हमने अभी आप लोगों को बताया है, इसलिए लिख दिया है कि आप लोग और अच्छी तरीके से नोट्स अगर बनाते हैं तो बना सके कि वास्तविक मुद्रा से अभिप्राय ऐसी मुद्रा से है जो किसी देश में विनिमय के माध्यम, मतलब कि जो किसी देश में विनिमय का माध्यम जो होता है कि ट्रांसफ़र होती है, मतलब एक्सचेंज मनी होती है और भुगतान के आधार के रूप में मान्य होती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वास्तविक मुद्रा। जैसे कि भारत में हो गया रुपये या सिक्के, भारत में रुपये भी चलते हैं और सिक्के भी मान्य होते हैं भुगतानों को करने के लिए और विनिमय को करने के लिए। अमेरिका में डॉलर, ठीक है, इंग्लैंड में पाउंड होता है। तो इसी प्रकार से जो इनकी होती हैं तो यही वास्तविक मुद्रा कही जाती हैं। अब वास्तविक मुद्रा से क्वेश्चन आता है कि वास्तविक मुद्रा कितने प्रकार की होती हैं। वास्तविक मुद्रा जो है वो इन्हीं ने कहा था, प्रोफेसर केन्स ने, कि इसके भी वास्तविक मुद्रा के दो उपभाग हैं। कौन कौन से हैं? तो अगर हम इनके दो उपभाग को लिखें तो पहले नंबर पे इनका उपभाग जो एक नंबर है वो है वस्तु मुद्रा। इन्होंने क्या कहा था कि एक होती है वस्तु मुद्रा, ठीक है, और एक होती है, इन्होंने कहा था प्रतिनिधि मुद्रा। क्या कहा था? प्रतिनिधि मुद्रा। अब इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं कमोडिटी मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी बोलते हैं। प्रतिनिधि मतलब कि रिप्रेजेंट करना, किसी दूसरी मुद्रा को अगर किसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे प्रतिनिधि मनी बोलते हैं, प्रतिनिधि मुद्रा बोलते हैं। अभी हम लोग इनके बारे में भी अच्छी तरीके से जानेंगे। आज की क्लास में हम लोग इसको पूरा का पूरा टॉपिक कर लेंगे। वस्तु मुद्रा किसे बोलते हैं? तो वस्तु मुद्रा के बारे में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि प्रायः इस देश का, जैसे कि मान लो कोई देश है, उसमें क्या होता है कि एक मुद्रा होती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वस्तु मुद्रा। अब वस्तु मुद्रा में इन्होंने किसको रखा है? तो इन्होंने जो रखा है वो धातु मुद्रा को रखा है। वस्तु मुद्रा में इन्होंने धातु मुद्रा को रखा है। तो हम लोग सबसे पहले वस्तु मुद्रा करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रतिनिधि मुद्रा करने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा हटा देंगे क्योंकि इसी में से टॉपिक में से क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को आप लोगों को करा रहा हूँ। तो अब अगर पूछा जाए कि वस्तु मुद्रा क्या होती है, तो इसमें जो होता है, तो वस्तु मुद्रा में अगर हम लोग पढ़ना चाहें तो इसमें हम लोगों ने समय बचाने के लिए आप लोगों के लिए लिख दिया है कि प्रायः इस मुद्रा का निहित मूल्य उसके अंकित मूल्य के बराबर होता है। इसे धात्विक मुद्रा अथवा प्रमाणिक मुद्रा भी कहते हैं। एक क्वेश्चन में आया था कि प्रमाणिक मुद्रा किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि वस्तु मुद्रा को प्रमाणिक मुद्रा भी कहते हैं। तो अब एक क्वेश्चन है, देखो, जैसे कि इसको थोड़ा सा समझें और अच्छी तरीके से। जैसे कि मान लो आप लोगों ने देखा होगा कि पहले जो सिक्के चलते थे 1 रुपये के, वो थोड़े से बड़े होते थे, ठीक है, बड़े होते थे, उगलट के सिक्के चलते थे, ठीक है। अब होता क्या था कि उसमें जो सिक्के, अब वो सिक्के आना बंद हो गए। आप लोगों ने देखा होगा कि अब वो सिक्के आना हो गए बंद।
तो जो धातु है उसमें जो एक सिक्का बना है ना, एक जो सिक्का बना है इसमें जो धातु लगी होगी वो कोई ना कोई उसकी वैल्यू होगी। तो उसकी वैल्यू पहले थी कम, ठीक है। तो उसकी वैल्यू जब कम थी, मतलब कि उसके रेट कम थे, उस धातु के जो रेट थे वो कम थे, तो तब 1 रुपए का नोट उन्हीं धातुओं का बना आता था। अब हुआ क्या कि समय दरअसल कि उनके धातुओं में हुआ परिवर्तन, मतलब कि लोगों ने क्या किया कि उन्हीं धातुओं को पिघलाकर बहुत सी अच्छी अच्छी मूर्तियां बनाना शुरू की, गिलट की मूर्तियां, बर्तन बनाना शुरू किए। तो उन्होंने क्या किया कि 1-1 रुपए को सिक्के को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब 1-1 रुपए के सिक्के को इकट्ठा करना जब शुरू कर दिया तो एक दिन ऐसा आएगा कि मार्केट से 1-1 रुपए के जो गिलट के सिक्के हैं वो मार्केट से गायब हो जाएंगे, बिल्कुल हाँ गायब हो जाएंगे। तो उसके बाद क्या होगा कि जो गिलट के सिक्के गायब हो जाएंगे तो फिर मुद्रा जो होगी वो रहेगी नहीं मार्केट में। तो उसमें होता क्या है कि मैं आप लोगों को अगर समझाना चाहूँ तो वो क्या था कि जो गिलट की वैल्यू थी वो 1 रुपए से बढ़ गई थी। अगर हम बात करें कि इसका मेन प्राइस कितना है 1 रुपए, और इसकी जो धातु मुद्रा, उसकी जो धातु मुद्रा है उसका भी प्राइस जो है वो 1 रुपए है, धातु का प्राइस भी 1 रुपए है। तो इसे बोलते हैं वस्तु मुद्रा। जो धातु मुद्रा होती है उसी का एक मूल्य होता है फेस वैल्यू, जिसे बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य किसे बोलते हैं? फेस वैल्यू को। अब फेस वैल्यू को, अब प्रत्येक चीज का कोई ना कोई एक वैल्यू होती है तो उसी को बोलते हैं फेस वैल्यू। अब जैसे मान लो कोई चीज बनकर तैयार हुई होगी तो उसकी वो फेस वैल्यू होगी। तो जैसे मान लो कि 1 रुपए का सिक्का है, 1 रुपए का सिक्का की तो वैल्यू है, लेकिन उसकी जो फेस वैल्यू है वो कितने रुपए है? मान लो कि जब बना था सिक्का तब कम थी, अब लेकिन उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो 1 रुपए से बढ़ गई 2 रुपए। तो क्या होगा कि आदमी, जैसे मान लो कि वो सिक्का चलेगा 1 ही रुपए में, लेकिन उसकी जो धातु लगी है वो 2 रुपए की हो गई, तो आदमी फिर वो सिक्के चलाना बंद कर देता है। इसीलिए जो गिलट के सिक्के थे वो मार्केट से गायब हो गए थे कि आदमी ने क्या किया था कि उनको रिस्टोर करना शुरू कर दिया था और उन्हीं से कुछ आभूषण बनाना शुरू कर दिया था। इसीलिए सरकार ने क्या किया कि हल्के सिक्के बनाए और गिलट के सिक्के हटाकर कुछ अलग धातुओं के सिक्के बनाए, ठीक है, और उनसे छोटे बनाए। 1 रुपए का सिक्का आप लोगों ने देखा होगा कि अब बहुत छोटा आता है, 10 रुपए का सिक्का कितना छोटा आता है। तो इसी प्रकार से सरकार ने बिल्कुल छोटे छोटे सिक्के आरबीआई ने बनाना शुरू किए थे। तो इसी को बोलते हैं वस्तु मुद्रा। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद आता है क्वेश्चन की वस्तु मुद्रा जो होती है उसको एक होती है वस्तु मुद्रा और एक होती है प्रतिनिधि मुद्रा। अब हम लोग करेंगे प्रतिनिधि मुद्रा। अब नंबर 2 में लिखेंगे प्रतिनिधि मुद्रा। अब प्रतिनिधि मुद्रा में क्या होता है, इसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव मनी। अब रिप्रेजेंटेटिव मनी कौन सी होती है? अब इस मनी को बोलते हैं, जैसे मान लो कि रिप्रेजेंटेटिव मनी कौन सी रखेंगे, तो आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार को इतने सिक्के नहीं बना सकती जितने की लोग हैं, क्योंकि मनी की डिमांड ज़्यादा है और हमारे पास सिक्के जो हैं वो कम है। अगर सोचो कि अगर मार्केट में सिर्फ सिक्के ही सिक्के चले, नोट ना चले, तो सिक्के पर्याप्त होंगे कि नहीं होंगे? आप लोग कहेंगे सर नहीं हो पाएंगे। तो उन्हीं सिक्कों का, उन्हीं का प्रतिनिधित्व करना तो क्या कहलाता है? प्रतिनिधि मुद्रा कहलाता है। बस हो गया। प्रतिनिधि मुद्रा में इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं समझना है क्योंकि जैसे मान लो कि 10 रुपए का सिक्का है। अब 10 रुपए का सिक्का का अगर हम बात करें प्रतिनिधि मुद्रा कौन सी है, तो 10 रुपए का जो सिक्का है उसका प्रतिनिधि मुद्रा कौन सी हो गई? आप लोग कहेंगे 10 रुपए का नोट, क्योंकि 10 रुपए के नोट ज़्यादा हैं सिक्कों की अपेक्षा। देखा होगा आप लोगों ने। तो सिक्के का रिप्रेजेंटेटिव मनी कौन सी है? उसके जो पत्र मुद्रा होती है। तो इसको इन्होंने क्या किया है कि प्रतिनिधि मुद्रा को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। एक इन्होंने कौन सी बांटा है? एक बांटा है परिवर्तनीय मुद्रा, कन्वर्टेबल मनी, ठीक है, और एक को बांटा है अपरिवर्तनीय मुद्रा। अब अपरिवर्तनीय मुद्रा को इन्होंने एक को माना है कन्वर्टेबल मनी और एक को माना है नॉन कन्वर्टेबल मनी। तो प्रतिनिधि मुद्रा क्या होती है, मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किसी भी बहुमूल्य धातु का प्रतिनिधित्व करना प्रतिनिधि मुद्रा कहलाती है। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसमें लिख देते हैं कि किसी भी बहुमूल्य धातु का प्रतिनिधित्व करना प्रतिनिधि मुद्रा कहलाती है।
ठीक है, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है उसी से हो गया। तो परिवर्तनशील मुद्रा कौन सी होती है, परिवर्तनीय मुद्रा कौन सी होती है और अपरिवर्तनीय मुद्रा कौन सी होती है। तो अगर आप लोग करना चाहें तो परिवर्तन ऐसी मुद्रा जो इजी, मतलब कि जो ऐसी मुद्रा जो स्वर्ण और चांदी में परिवर्तन हो जाए उसे परिवर्तनीय मुद्रा कहेंगे। तो हम लोग अगर लिखना चाहें तो अगर इसमें लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं कि परिवर्तनशील मुद्रा, परिवर्तनीय मुद्रा वह होती है जो स्वर्ण या फिर चांदी में, स्वर्ण या चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं में परिवर्तनीय होती है। तो इसी को बोलते हैं परिवर्तनशील या फिर परिवर्तनीय मुद्रा, कन्वर्टेबल मनी या फिर परिवर्तनीय मुद्रा बोलते हैं। और ऐसी मुद्रा जो स्वर्ण और चांदी में परिवर्तनशील नहीं होती है उसे बोलते हैं अपरिवर्तनशील मुद्रा। तो इसके बारे में हम लोगों को लिखना नहीं है, क्योंकि अगर हम लोगों ने ऊपर लिख लिया है तो बस हम लोग ये लगाना है कि स्वर्ण और चांदी में जो परिवर्तनशील ना हो उसे बोलते हैं अपरिवर्तनशील मुद्रा, अपरिवर्तनीय मुद्रा। ठीक है, तो अब आप लोग देखिए सबके मतलब कि एक ना एक कोई ना कोई टॉपिक चलता है। देखो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं, एक टॉपिक था हम लोगों का स्वभाव के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। स्वभाव के आधार पर इन्होंने बोला है वस्तु मुद्रा और दूसरी मुद्रा बोला है इन्होंने हिसाबी लेखे की मुद्रा। अब वस्तु मुद्रा में हम लोगों ने किया हुआ है, तो वस्तु मुद्रा को इन्होंने बोला है, वास्तविक मुद्रा को इन्होंने बोला है दो प्रकार से, एक होती है वस्तु मुद्रा और एक होती है प्रतिनिधि मुद्रा। अब इन्होंने क्या कहा है कि प्रतिनिधि मुद्रा जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, एक होती है परिवर्तनशील मुद्रा और एक होती है अपरिवर्तनशील मुद्रा। तो देखिए हेडिंग के अंदर हेडिंग चल रही है, तो इसी प्रकार से आप लोगों को करना है। अब उसके बाद है हम लोगों का नेक्स्ट। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है कि स्वभाव के आधार पर हम लोगों ने किया हुआ है, स्वभाव के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण दो भागों में होता है, एक होता है वास्तविक मुद्रा और एक होती है हम लोगों की नंबर 2 अगर करना चाहें तो इसी में बोलते हैं हम लोग हिसाबी या लेखे की मुद्रा। क्या बोलते हैं, हिसाबी या लेखे की मुद्रा। ठीक है, हिसाबी या लेखे की मुद्रा। अब इसमें क्या होता है कि हिसाबी या लेखे की मुद्रा से अभिप्राय मौद्रिक इकाइयों से है जिनका प्रयोग हिसाब किताब रखने की पुस्तकों में किया जाता है। तो अगर हम लोग इसके बारे में ज़्यादा कुछ आता नहीं है, जो आता है टॉपिक जो मैंने आया हुआ है वो ऊपर ही से आया हुआ है कि प्रतिनिधि मुद्रा कितने प्रकार की होती है, तो 2 प्रकार की होती है। परिवर्तनशील मुद्रा किस मुद्रा का भाग होता है, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब उसके बाद है कि हिसाबी या लेखे की मुद्रा को थोड़ा सा लिख लेते हैं कि हिसाबी, तो देखिए हम लोगों ने लिख दिया है कि हिसाबी मुद्रा से अभिप्राय उन मौद्रिक इकाइयों से है जिनका प्रयोग हिसाब किताब के लिए किया जाता है। उन मौद्रिक इकाइयों से है जिनका हिसाब किताब के लिए किया जाता है। तो मैंने अभी आप लोगों को मात्र एक भाग कर पाया है कि कौन सी मुद्रा होती है। तो अभी हम लोगों ने, एक सेकंड, अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं स्वभाव के आधार पर मुद्रा का वर्गीकरण। तो अभी एक भाग है, अब हम लोग करने वाले हैं दूसरे भाग को। अब दूसरे भाग में उसको लिख लेते हैं कि दूसरे भाग को क्या बोलते हैं, नंबर 2। नंबर 2 में क्या है, नंबर 2 में अगर लिखना चाहें तो नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वैधानिकता के आधार पर, वैधानिकता के आधार पर। ठीक है, वैधानिकता के आधार पर मतलब बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लीगलिटी के आधार पर, लीगल है कि इनलीगल है उसी को बोलते हैं। तो वैधानिकता के आधार पर इन्होंने मुद्रा को 2 भागों में बांटा है। एक इन्होंने बांटा है विधिग्राह मुद्रा, ठीक है, और दूसरे भाग को इन्होंने माना है ऐच्छिक मुद्रा, नंबर
2। तो विधिग्राह मुद्रा जो होती है उसे इंग्लिश में बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। क्या बोलते हैं? लीगल टेंडर मनी। ठीक है। और ऐच्छिक मुद्रा को बोलते हैं ऑप्शनल मनी। क्या बोलते हैं? ऑप्शनल मनी बोलते हैं। अब विधिग्राह मुद्रा कौन सी होती है? तो विधिग्राह मुद्रा अगर करना चाहें तो विधिग्राह मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। ठीक है। सरकार ने अगर अलाउ कर दिया है कि ये 10 रुपए का नोट चलेगा, ठीक है, इसको सभी को लेना पड़ेगा। अब कोई ये नहीं कह सकता है कि मैं ये नोट नहीं लूंगा, 10 रुपए का नोट नहीं लूंगा, तो ये बात नहीं कह सकता कोई भी आदमी। तो उसे बोलते हैं लीगल टेंडर मनी। भारत के समस्त नोट और सिक्के इसी प्रकार की मुद्रा के उदाहरण हैं। इस प्रकार को याद रखिएगा कि अगर हम लोग इसमें लिखना चाहें तो हम लोग इसी से क्वेश्चन भी आते हैं कि विधिग्राह मुद्रा, एक सेकेंड, अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं विधिग्राह मुद्रा। अब विधिग्राह मुद्रा कौन सी होती है? तो विधिग्राह मुद्रा वह मुद्रा होती है जो भारत ने, मान लो आरबीआई ने कर दिया उसको अलाउ, तो उसको कोई लेने से मना नहीं कर सकता, वो होती है हम लोगों की विधिग्राह मुद्रा। अब विधिग्राह मुद्रा होती है 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? एक होती है हम लोगों की सीमित विधिग्राह मुद्रा और एक होती है हम लोगों की असीमित विधिग्राह मुद्रा। तो इसमें क्वेश्चन आते हैं, अगर हम लोग करना चाहें तो इसको भी लिख लेते हैं, क्योंकि कौन से नोट किस में आते हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें हम लोग कर लेते हैं सीमित विधिग्राह मुद्रा। सीमित विधिग्राह मुद्रा। अब इसमें याद रखिएगा कि सीमित विधिग्राह मुद्रा में कौन सी आते हैं। इसमें अगर हम लोग करना चाहें तो इसमें याद रखिएगा कि यह वह मुद्रा होती है जिसमें केवल एक निश्चित सीमा तक के भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। ठीक है। एक निश्चित सीमा तक के भुगतान स्वीकार किए जाते हैं। जैसे कि भारत में 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के से 10 रुपए, 10 रुपए के 10 रुपए तक सीमित विधिग्राह हैं। मतलब कि भारत में 50 पैसे के सिक्के से लेकर 10 रुपए तक के सिक्के जो होते हैं वो सीमित विधिग्राह में आते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। अब उसके बाद आता है कि असीमित विधिग्राह मुद्रा कौन सी होती है? तो असीमित विधिग्राह मुद्रा, असीमित विधिग्राह मुद्रा, ठीक है, असीमित विधिग्राह मुद्रा बोलते हैं अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी। तो अनलिमिटेड लीगल टेंडर मनी में क्या होता है? असीमित विधिग्राह मुद्रा में वह मुद्रा होती है कि यह वह मुद्रा होती है जिसके माध्यम से किसी भी सीमा तक एक बार में भुगतान किया जा सकता है। इसमें ये नहीं हो सकता है कि मैं इतने ही नोट लूंगा 10 के या 50 के नहीं लूंगा, ये कोई बात नहीं कह सकते तुम, क्योंकि इसमें कौन सी होती है? असीमित विधिग्राह मुद्रा होती है। किसी भी मतलब कि कोई भी पेमेंट करना है हमें तो कोई भी नोट दे सकता है आदमी, 1 रुपए से लेकर 1 रुपए से ऊपर के कोई भी हो, 1 रुपए और 1 रुपए से ऊपर के सभी मुद्राएं जो होती हैं वो हम लोगों की असीमित विधिग्राह में आती हैं। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। अब उसके बाद होता है ऐच्छिक मुद्रा। ऐच्छिक मुद्रा कौन सी मुद्रा होती है? तो ऐच्छिक मुद्रा में ज़्यादा हमें कुछ करना नहीं है, ये इच्छा पर डिपेंड करती है। ऐच्छिक मुद्रा जैसे कि मान लो बैंक ने अगर आप लोगों को चेक बुक चाहिए तभी तो लेंगे, तो इच्छा पर डिपेंड करेगी, तो इसी को बोलते हैं ऐच्छिक मुद्रा। ये होती है वैकल्पिक मुद्रा भी इसको बोल सकते हैं। इस मुद्रा में क्या होता है कि इसको स्वीकार करना जो होता है वो व्यक्ति के ऊपर होता है, उसको करे या ना करे वो उसकी मर्जी है। जैसे कि साख पत्र हो गया, चेक हो गया, बिल हो गया, हुंडी हो गई, तो इनको हम लोग असीमित विधिग्राह मुद्रा में ऐच्छिक मुद्रा में रखते हैं। ऐच्छिक मुद्रा को मैंने आप लोगों को बता दिया है, ऑप्शनल मनी बोलते हैं।
ऑप्शनल वाली में मैंने अभी आप लोगों को बताया हुआ है, मैंने आप लोगों को एक क्लास दी हुई है, आप लोग उसको भी देख सकते हैं और अच्छा समझ में आएगा मनी के बारे में कि मनी के प्रकार कितने होते हैं। मनी के प्रकार तो हम लोग कर ही रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मनी कर रहे हैं, लेकिन उसमें बताया है कि हॉट मनी, डियर मनी और ये सब सारे के सारे मनी के बारे में करे हुए हैं। चीप मनी क्या होती है, ठीक है, नियर मनी क्या होती है, डियर मनी क्या होती है, इस प्रकार से हमने सारे के सारे मनी के क्वेश्चन कराए हुए हैं, उसको आप लोग देख सकते हैं वीडियो में, ठीक है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप लोगों को टीजीटी की तैयारी करनी है तो मैंने पूरी पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनाई हुई है अलग अलग सब्जेक्ट वाइज। आप लोगों को कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस उसको देख सकते हैं। मैंने बहुत सी क्लासों को करा दिया है और मैं प्रॉपर कराता रहूँगा, आप लोगों को अपनी कोशिश पूरी लगा दूंगा आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा पढ़ाने की, ठीक है। इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसीलिए हम लोग कर रहे हैं। अगली क्लास में और करेंगे तो हम लोग इसके और भी जो पार्ट रह गए हैं उनको भी करेंगे, ठीक है। अभी तो इसके 2 ही पार्ट हुए हैं, 2 से 3 पार्ट और हैं हम लोगों के, उनको भी हम लोग देखेंगे और हम लोग करेंगे ग्रेसम के नियम के बारे में जानेंगे। आरबीआई की स्थापना कब हुई, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, कितने बैंक अभी राष्ट्रीयकरण हैं, कितने बैंक अभी, तो इनके बारे में पूरा का पूरा सिलेबस हम लोग करेंगे 1 बाय 1। कहीं क्लास छोटी होगी, कहीं क्लास बड़ी होगी, बस आप लोगों का पूरा हमें साथ चाहिए होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे कि मैं और मोटिवेट हो सकूं और आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सकूं। मेरे चैनल को मेरे वीडियो को जरूर शेयर करें जिससे कि मैं लोगों तक पहुंच सकूं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास में हम लोग इतना ही करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।